तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो पावर यानी शक्ति के बारे में हमारी सारी सोच को बदल कर रख सकता है। और ये आइडिया है फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको का। फूको का कहना था कि असली पावर मतलब असली ताकत जंजीरों या जेलों में नहीं है। नहीं, वो कहते थे कि असली पावर तो कुछ और ही है। ये वो ताकत है जो धीरे धीरे हमारी आदतों को बदल देती है, हमारे शरीर पर काबू पाती है और यहाँ तक कि ये भी तय करती है कि हमारी खुशी किस चीज़ में है। और इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया बायोपॉलिटिक्स। आसान भाषा में कहें तो ये जीवन को ही कंट्रोल करने का एक सिस्टम है। अब ये थ्योरी सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी केस स्टडी देखेंगे जो इस आइडिया को बिल्कुल साफ कर देगी। और वो कहानी है मेक्सिको में कोका कोला की। तो हमारा पहला हिस्सा, स्वाद की विजय। कैसे कोका कोला मेक्सिको का राष्ट्रीय पेय बन गया। देखिए, बड़ी बड़ी बेवरेज कंपनियों की आने से बहुत पहले मेक्सिको का अपना एक अलग ही कल्चर था, खासकर जब बात उनके पारंपरिक लोकल ड्रिंक्स की आती है। जैसे कि पोज़ोल जो मक्के से बनता था और किसान पिया करते थे, या फिर त्योहारों के लिए तेजाते जो मक्के और कोको से बनता था, आगुआस फ्रेस्कास मतलब ताज़े फलों के जूस, और पॉक्स जो गन्ने से बनने वाली एक खास स्पिरिट थी। तो आप देखिए, ये सिर्फ ड्रिंक्स नहीं थे, ये तो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनके काम, उनके त्योहारों का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा थे। लेकिन फिर 1926 में सब कुछ बदलना शुरू हो गया। जब कोका कोला मेक्सिको में आया तो वो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बेच रहा था, नहीं, वो एक आइडिया बेच रहा था। उन्होंने बहुत ही चालाकी से साइकोलॉजिकल कैंपेन चलाए। जैसे विज्ञापनों में कहा गया, अच्छे भाई अपनी बहनों को कोका कोला देते हैं, या फिर अच्छे माता पिता अपने बच्चों के लिए कोका कोला खरीदते हैं। और मेहमान नवाजी का तो मतलब ही बना दिया गया, अच्छे मेज़बान कोका कोला ही परोसते हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को परिवार और समाज के हर रिश्ते में बड़ी खूबसूरती से पिरो दिया। और यहीं से वो सांस्कृतिक बदलाव साफ दिखने लगता है। एक तरफ थीं लोकल परंपराएं, लोकल चीजें, और दूसरी तरफ था एक ग्लोबल कॉर्पोरेट प्रोडक्ट। एक का सांस्कृतिक महत्व था तो दूसरा मॉडर्न कंज्यूमरिज्म का सिंबल बन गया। सोचिए, जो चीजें समुदाय मिलकर बनाते थे उनकी जगह ले ली एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने। धीरे धीरे लोकल परंपराओं को एक ग्लोबल ब्रांड ने रिप्लेस कर दिया और खुद को एक नया स्टैंडर्ड बना दिया। और ये कैसे किया गया? स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप्स, फिल्मी सितारों और इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके। कोका कोला ने पूरे कल्चर पर इस तरह से कब्जा कर लिया कि उनका ब्रांड हर जगह दिखने लगा। उससे बचना नामुमकिन सा हो गया। हालांकि वहां के लोकल टीचर्स और थिंकर्स ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कंपनी की जबरदस्त मार्केटिंग के सामने उनकी आवाज दबकर रह गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सीईओ से राष्ट्रपति तक। कैसे कॉर्पोरेट पावर ने स्टेट पर मतलब सरकार पर ही कब्जा कर लिया। कहानी आगे बढ़ती है 1990 के दशक में। एक नया ट्रेड अग्रीमेंट आया, नाफ्टा, और इसने तो जैसे कंपनी के लिए सारे दरवाजे ही खोल दिए। अब कोका कोला अपनी आर्थिक और जमीनी पकड़ और भी मजबूत कर सकता था, और इसके जो नतीजे निकले वो सच में चौंकाने वाले थे। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, कोका कोला को हर रोज, जी हां हर एक दिन, वहां के लोकल भूमिगत जल स्रोतों से 10 लाख लीटर पानी निकालने की परमिशन मिल गई। सोचिए, 10 लाख लीटर रोज। इसका सीधा असर यह हुआ कि लोकल कम्युनिटीज के लिए पानी की भारी कमी होने लगी। दूसरी तरफ इसकी खपत इतनी बढ़ गई कि पूछे मत। मेक्सिको के कुछ हिस्सों में तो एक इंसान औसतन दिन में 2.5 लीटर कोका कोला पीने लगा। ये एक रोज की आदत बन गई लाखों लोगों के लिए। और इसका तीसरा नतीजा, एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। आज मेक्सिको की लगभग 16% आबादी डायबिटीज से जूझ रही है। और ये बायोपॉलिटिक्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां एक पूरी आबादी की सेहत को इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित किया जा रहा है। अब जाहिर है, जब पानी और सेहत का संकट इतना बड़ा हो गया तो लोगों का गुस्सा भी भड़क उठा, और देखते ही देखते ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। एक नए राष्ट्रपति चुने गए और उन्होंने वादा किया कि वो कंपनी को जवाबदेह ठहराएंगे। लेकिन हुआ क्या? नए राष्ट्रपति ने एक्सपर्ट कमेटियां बनाई, और उन कमेटियों के जो ऑफिशियल निष्कर्ष निकले वो बड़े अजीब थे। जब भूजल की कमी की बात आई तो कहा गया कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, पानी निकालने की वजह से नहीं। जब डायबिटीज की महामारी की बात हुई तो उसका दोष एक्सरसाइज की कमी और फैटी लोकल खाने पर डाल दिया गया, मीठे ड्रिंक्स पर नहीं। और सिफारिश क्या की गई कि कोका कोला को 30% कम चीनी वाला वर्जन निकालना चाहिए। मतलब कंपनी को लगभग क्लीन चिट दे दी गई। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। वो राष्ट्रपति कौन थे, उनका सफर देखिए।
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कोका कोला में एक डिलीवरी वर्कर के तौर पर की। वहां से वो तरक्की करते हुए कोका कोला मेक्सिको के सीईओ बने और फिर वो मेक्सिको के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कोका कोला का पानी का लाइसेंस 20 सालों के लिए रिन्यू कर दिया और तो और अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद वो वापस कोका कोला में एक बड़ी पोजीशन पर चले गए। यहीं आकर कॉरपोरेट और सरकार के बीच की लाइन पूरी तरह मिट जाती है। चलिए अब तीसरे हिस्से को देखते हैं, बीमारी और इलाज। कैसे समस्या और समाधान दोनों से ही प्रॉफिट कमाया गया। देखिए, कंपनी का असर सिर्फ पॉलिटिक्स या कल्चर पर ही नहीं रुका, इसका दायरा इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरे बेवरेज मार्केट को ही कंट्रोल कर लिया। मेक्सिको के पूरे बेवरेज मार्केट का 70% हिस्सा कोका कोला के प्रोडक्ट्स के पास है। अब हुआ ये कि जब लोकल पानी की कमी होने लगी या वो दूषित हो गया तो लोगों के पास बॉटल बंद पानी खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और जानते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाला पानी का ब्रांड कौन सा था? टोपो चिको। और उसका मालिक कौन था? जी हां, कोका कोला। और कमाल की बात तो ये है कि कई बार इस पानी की कीमत कोका कोला से भी ज्यादा होती थी। अब आते हैं पहेली के आखिरी हिस्से पर। जब डायबिटीज का संकट इतना बढ़ गया कि उसे वापस ठीक करना नामुमकिन सा हो गया, तो सरकार ने दवाओं पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ? फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा और मुनाफे वाला नया मार्केट तैयार हो गया। इस बीमारी ने इलाज के लिए गारंटीड बाजार बना दिया। और ये है पूरा खेल। यहाँ कनेक्शन साफ हो जाता है। जिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि ब्लैक रॉक और वैनगार्ड की कोका कोला में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, उन्हीं की सबसे बड़ी हिस्सेदारी उन टॉप की 2 फार्मा कंपनियों एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क में भी है, जो मेक्सिको को डायबिटीज की दवाइयां सप्लाई करती हैं। मतलब जो समस्या बेच रहे हैं वही इलाज भी बेच रहे हैं। ये एक ऐसा बंद सिस्टम है जहां प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों से कुछ ही लोगों को फायदा हो रहा है। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या हमारे फैसले वाकई हमारे हैं? बायोपॉलिटिक्स का यही तो आखिरी सवाल है। ये कोट इस पूरी कहानी को एक लाइन में बयां कर देता है। पहले 30-40 साल तक बीमारी बेची गई और अब उसी देश में इलाज बेचा जा रहा है। एक ही सिस्टम ने पहले प्रॉब्लम क्रिएट की और अब वही सिस्टम उसके सॉल्यूशन से भी प्रॉफिट कमा रहा है। यही तो है बायोपॉलिटिक्स। तो असली पावर का मतलब सिर्फ किसी एक फैसले को प्रभावित करना नहीं है। असली पावर का मतलब है चॉइस के पूरे सिस्टम को ही डिजाइन कर देना। शेल्फ पर कौन सी ड्रिंक रखी होगी से लेकर फार्मेसी में कौन सी दवाई मिलेगी, सब कुछ। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब हमारी आदतें, हमारी सेहत और यहाँ तक कि हमारी खुशी भी इन बड़ी ताकतों के हिसाब से तय हो रही हो, तो हमारे कितने फैसले सच में हमारे अपने होते हैं? ऐसी दुनिया में जहां कॉरपोरेट और सरकार की ताकत इस तरह से एक दूसरे में घुली मिली हो, तो असली कंट्रोल असल में किसके हाथ में है?